Hello everyone, welcome to Online Library and my name is Bikku Barnwal. Today we will discuss Robert Browning's poem The Patriot of class 10th ICSE board. हम लोग हिंदी में इस पोएम को समझेंगे लाइन बाय लाइन और जानेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग किस पेट्रियट की बात कर रहे हैं और क्या पेट्रियट के साथ हुआ था एक साल पहले और अभी क्या हो रहा है। दोनों सिचुएशन 6 स्टैंजा में दिया हुआ है और स्टैंजा वाइज इसको समझेंगे। देखते हैं कि एक पेट्रियट जो कि पेट्रियटिज़म देश के लिए दिखाया जाता है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा कुछ हो जाए तो उसे पेट्रियटिज़म को पॉलिटिकली अलग तरीके से भी दिखाया जा सकता है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे और इसके बैकग्राउंड या किस तरह से पेट्रियट पोएम लिखा गया है इसे जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हम लोग जो पेट्रियट पोएम जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है, सबसे पहले तो जान लीजिए ये रॉबर्ट ब्राउनिंग इंग्लिश में तो लिखते थे, लेकिन ये इटली के थे और ये ज़्यादातर इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोनो मतलब आप लोगों को पता होगा सिंगल और लॉग मतलब लिखना, है ना। तो ड्रामेटिक जो जितने भी मोनोलॉग इन्होंने लिखा है उसमें एक स्पीकर होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ना ही जो पोएट है वो बोलेगा और ना ही कोई थर्ड पर्सन बोलेगा। वो सॉलिटरी स्पीकर होगा और एज अ आई यूज़ होगा, आई मी माई इस तरीके से यूज़ होगा, तो आपका वो ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाएगा। अब इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में द पैट्रियट में लिखा क्या गया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्या लिखा है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये लिखा है कि जो फिकल माइंडेड ऑफ पीपल हैं वो किस तरीके के हैं, और दूसरा स्पिरिट ऑफ ऑप्टिमिज्म, ये आपका थीम है इस पोएम का। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब ये जो आइडिया रॉबर्ट ब्राउनिंग को मिला, तो ये आइडिया मिला कहाँ से या कैसे आया उनके दिमाग में, तो इस बात को समझिए। ऑस्ट्रियन जब थे, जब ये इटली में रहते थे, तो उस वक्त ऑस्ट्रियंस इटली पे रूल किए थे, यानी कि इटली पे वो उन लोगों का साम्राज्य था। वो लोग वहाँ पे सोचते थे, जाते थे, रहते थे। तो इसीलिए जो रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं वो क्या विटनेस किए हैं, तो राइज एंड फॉल ऑफ सच हीरोज़। अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं तो देखते हैं कि इंडियंस ही कई बार ब्रिटिश के लिए लड़ा करते थे, है ना। तो अब हम लोग गुलाम थे इसलिए वहाँ लड़ा करते थे। इसीलिए अब यहाँ पे कई बार जैसे भगत सिंह है, अब वो अपने देश के लिए तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन अब वहाँ पे क्या हो रहा है, भगत सिंह को तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी चढ़ा दी। ठीक इसी तरह से पेट्रियट जो है यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल यहाँ पे भी यही देखने को मिल रहा है, इसी तरीके का। ठीक है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। अब ये क्या फ़र्क है, तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। हालांकि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं वो ये नहीं बताते कि एक साल पहले जो द पैट्रियट है वो क्या किया था, एक साल पहले वो क्या किया था और अभी उसने क्या किया, ये रिवील नहीं किया गया है पोएम में, जिसके कारण कि हम लोग समझ सके कि क्या गलती है। लेकिन उसके रिग्रेट और डिसमे के कारण हम लोग काफ़ी आसानी से इस पोएम को समझ जाएंगे लाइन बाय लाइन जब हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन, और पोएटिक डिवाइसेस भी यूज़ का देखते हुए चलेंगे। It was roses and roses all the way, with myrtle mixed in my path like mad. The house's roofs seemed to heave and sway, the church spires flamed such flags they had a year ago on this very day. अब यहाँ पे जो रोजेज की बात कही जा रही है, ये फर्स्ट स्टैंजा है आपके पोएम का। फर्स्ट स्टैंजा यानी आप टोटल स्टैंजास कितने हैं,
तो टोटल 6 स्टैंजाज हैं। तो टोटल 6 स्टैंजाज आपकी पोएम में दिया हुआ है। ये फर्स्ट स्टैंजा है जिसमें कि वो अपने पास्ट के बारे में बताएगा कि उसका वेलकम किस तरीके से किया गया था। सेकंड में भी सेकंड स्टैंजा में भी यही बताएगा। थर्ड में वो रिग्रेट करेगा और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में प्रेजेंट में उसके साथ क्या हो रहा है ये बताया जाएगा इस पोएम में। तो आइए इसका मतलब समझते हैं लाइन में जो क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो वर्ड्स का मीनिंग समझिए। तो यहाँ पे माइटल क्या है, तो माइटल एक तरह का फ्लावर होता है जो कि गुलाब यानी रोजेस के साथ मिक्स्ड करके उसके पाथ यानी रास्ता में मिला दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे माइटल मतलब क्या हो गया, फ्लावर हो गया। जो हार्ड वर्ड्स है पहले हम लोग उसे देखेंगे। हीव एंड स्वे। हीव मतलब अटर अ साउंड एज विथ ऑब्वियस एफर्ट, मतलब कि आवाज़ करना, बुलाना। और स्वे मतलब मूव बैकवर्ड, मतलब आगे पीछे होना। ठीक है, चर्च एस्पायर्स मतलब क्या होता है, तो चर्च के आप सामने देखेंगे इस तरीके का आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब कोई बिल्डिंग रहती है तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, तो एस्पायर्स है चर्च का। वहाँ पे क्या किए गए, फ्लेम्स जलाए गए यानी मसाले जलाई गई, और फ्लैग्स यानी कि झंडे लगाए गए जितना भी उनके पास था। अ ईयर एगो ऑन दिस वेरी डे। तो यहाँ पे एक साल पहले की बात कही जा रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पूरा स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है। तो इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे, मतलब पूरे पाथ में हर जगह पे रोजेस बिछाए गए हैं। किसके साथ, तो विथ माइटल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड। तो यहाँ पे आपका माइटल जो फ्लावर है वो और रोजेस जो फ्लावर है इन दोनों को मिलाकर एक पागलों की तरह, यहाँ पे पागलों की तरह बताया गया है। उसके वेलकम में बिछाया गया था जो फूल थे। हाउस रूफ्स, तो हाउस रूफ जो थे वो किस तरह दिख रहे थे, तो वो लग रहा था पूरा वो लोग खुद ही पूरा छत हल्ला कर रहा हो, तो या और इधर उधर मूव कर रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि हाउस रूफ खुद से बात करे या चिल्लाए? नहीं। तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ किया गया है ना। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड सच फ्लैग्स दे हैड अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे। अब वहाँ पे पहले ही मैंने ये बता दिया है कि चर्च स्पायर्स जो थे वहाँ पे आग यानी मसाले जलाई गई, और इस तरह के झंडे जिनके पास उनके पास जितने थे वो लगा दिए गए इस जो दिन में, पर्टिकुलर दिन था जब उस पैट्रियोट का वेलकम हो रहा था उस वक्त। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइसेस जो यूज़ हो रहा है वो, कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस फर्स्ट स्टैंजा में ही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि वेलकम और डिपार्चर जो सीन है किसका, तो पैट्रियट का, वो डिफ्रेंशिएट किया गया है इस पोएम में कि वेलकम में किस तरह का परेड इससे कराया जा रहा था, और जब इसका डिपार्चर हो रहा है इसे स्कैफोल्ड पे ले जाके फांसी पे लटकाया जाएगा या स्लॉटर में काटा जाएगा, तो वो सीन किस तरीके का है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, स्पीड में जल्दी जल्दी बोल के निकल रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो रिपीटिशन आप देख सकते हैं। रिपीटिशन क्या होता है, जब एक ही वर्ड दो बार यूज़ हो तो वो रिपीटिशन कहलाएगा। लेकिन अगर ठीक ऊपर नीचे यूज़ हो जाए, जैसे यहाँ पे द यूज़ हुआ है ऊपर नीचे, तो ये एनाफोरा कहलाएगा। ठीक है, ये आपका पोएटिक डिवाइसेस हो गया। अब और क्या है इसमें, तो एलिटरेशन है। एलिटरेशन आप देख सकते हैं, माइटल में एम, मिक्स्ड में एम, माई में एम और मैड में एम है। यानी किसी भी वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर एक लाइन में मैच करे तो वो एलिटरेशन कहलाता है। वो आपको देख सकता है इस लाइन में, और चर्च स्पायर्स में भी आप देख सकते हैं। ये जो लाइन है इसमें फ्लेम, फ्लैग ये यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एलिटरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेटाफर की अगर बात करें तो रोजेस रोजेस जो बात हो रही है रोजेस रोजेस की, तो ये लव और अफेक्शन शो करने के लिए रोज का यूज़ किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफाई अभी मैंने बताते वक्त बताया था कि जो हाउस रूफ्स हैं वो सीम टू बी हीव एंड स्वे। तो यहाँ पे
जो हाउस एंड रूफ्स है वो क्या है, तो आपका पर्सोनिफाइड किया गया है, ठीक है। अगर किसी भी स्टैंजा में आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड में वो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप राइमिंग स्कीम भी देखते चलिएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग का इस सेंटेंस में क्या कैसे यूज़ हुआ है या फिर पूरे पोएम में। तो जो राइमिंग स्कीम है पूरे पोएम का आपका A B A B A है। पूरे पोएम में आपका यही राइमिंग स्कीम कंटिन्यू रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में जो लाइन है वो स्टार्ट होता है, द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट with bills, the old walls rocked with the crowd and cries. Had I said, good folk, mere noise repels, but give me your son from yonder skies, they had answered, and afterward what else? तो पहले स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उसका वेलकम किया गया है, ठीक है। और दूसरे में वो बता रहा है कि वेलकम के साथ साथ यहाँ पे अगर वो कुछ मांगेगा अभी, हो सकता है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट उस वक्त उस कंट्री के लिए उसने किया हो, तो जिसके कारण उसे बहुत बड़ा क्या मिल रहा हो, तो रिवॉर्ड मिल रहा हो, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, तो जो एयर है वो किस तरीके से बदल गया, अ मिस्ट विथ बेल्स, मतलब कि आवाज़ में जो घंटी की आवाज़ होती है बेल्स की, पूरा एकदम वहाँ का मौसम बदल गया था, खुशनुमा हो गया था। The old walls rocked with the crowd and cries, पूरा का पूरा जो पुराने घर थे, जितनी दीवारें थी वहाँ पे क्राउड के साथ वहाँ पे आवाज़ें आ रही थी, सुना जा सकता था वो आवाज़ एकदम क्लियरली। अब यहाँ पे जो पैट्रियट है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हैड आई सेड गुड फॉक मेरे नॉइज रिपल्स। अब जैसे भी वो कुछ बोले उससे ज़्यादा वहाँ पे जो भीड़ है वो आवाज़ करने लगती थी। अब यहाँ पे जो पैट्रियट है वो क्या कहता है, कहता है कि बट गिव मी योर सन फ्रॉम यॉन्डर स्काइज, मतलब कि अगर वो उस वक्त स्काई भी मांग ले, सन भी मांग ले, मतलब कुछ भी मांग ले, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कुछ भी मांग ले उसे वो मिल जाता, उसका जो मांग होता वो सर आंखों पे होता किसी के भी। तो दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टरवर्ड बॉटल्स, मतलब कि वो सन का डिमांड कर रहा है, सूरज जो चमकता सूरज है अगर वो मांग लेता तो उसके डिमांड के बाद जो भीड़ वहाँ पे इकट्ठा थी जो उसका वेलकम कर रही थी वो कहती चलो मैंने ये दिया, अब बताओ उसके आगे तुम्हें क्या चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे जो एक्साइटमेंट है उसका वेलकम का और क्या एंथुजियाज्म है उस पैट्रियट के प्रति, ये हम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही ये स्टैंजा ख़त्म होता है सेकेंड स्टैंजा, वैसे तीसरे स्टैंजा में इसकी जो बोली है वो बदल जाती है। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे हम लोग पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस में आपका राइमिंग स्कीम सेम चलेगा, क्या रहेगा आपका राइमिंग स्कीम, A B A B A, ठीक है। तो ये आपका राइमिंग स्कीम सेम चल रहा है। पर्सोनिफाइड किया गया है, किसे पर्सोनिफाइड किया गया है, तो ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड, क्राउड तो ठीक है पर्सन है, लेकिन यहाँ पर रॉक्ड क्या है, वॉल्स भी रॉक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, वॉल्स जो हैं वो भी हल्ला कर रहे हैं, मजा मस्ती कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है। अब हाइपरबॉल क्या है, तो हाइपरबॉल आपका लास्ट सेकेंड एंड जो लास्ट सेंटेंस है, यहाँ देख सकते हैं कि अगर वो सन भी मांगे तो उसे सन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपरबॉल हो गया, अतिशयोक्ति जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। तो हाइपरबॉल यहाँ पे मिल रहा है क्यों, क्योंकि जो सूर्य मांगने की बात हो रही है, सन मांगने की बात हो रही है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव द सन, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे हाइपरबॉल के तौर पे यूज़ हुआ है। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। अगर इस स्टैंजा में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करें और पूछें, या फिर मेरे पर्सनल FB या इंस्टाग्राम पे आप फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा स्टार्ट होता है, अलैक इट वॉज आई
who lived at the sun, to give it my loving friend to keep. Not man could do have I left undone, and you see my harvest what I reap. This very day now a year is run. तो यहाँ पे अब रिग्रेट है पूरे स्टैंजा में कि उसने क्या किया और उसे क्या मिला। ठीक है, तो अलैक यहाँ पे जो आपको वर्ड दिख रहा है ये क्या है, एक्सक्लेमेशन ऑफ रिग्रेट और डिसमे, जो दुखी मिली है उसके कारण। अब ये दुखी कैसे मिला है, तो यहाँ पे जो आई हु लिव्ड एट सन, यहाँ पे जो पैट्रियट है वही बंदा है जो कि सन के तरफ गया, सन को पाने की कोशिश की। तो सन क्या है, सन एक ऐसा पूरे सोलर सिस्टम या फिर पूरे मिल्की वे का एक ऐसा है जहाँ पे इंसान लोग नहीं पहुँच सकते। तो यहाँ पे एक मिथोलॉजी, जो मिथोलॉजी यहाँ पे यूज़ हुआ है आई हु लिव्ड एट द सन को बताने के लिए, वो कौन सा मिथोलॉजी स्टोरी है, तो ये सुन लीजिए। इकारस जो कि डेडलस का लड़का होता है और दोनों बहुत ही वेल क्राफ्टमैन होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, विंग्स बनाते हैं। विंग्स किस तरीके का, तो आर्टिफिशियल विंग्स। अब ह्यूमन है तो वो विंग्स तो उनके पास होगा नहीं, तो अगर क्राफ्ट्समैन है तो वो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल विंग्स वो बना सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे मज़े की बात ये थी दैट दे यूज्ड वैक्स, जो उन्होंने अपना बनाया क्या, विंग्स। तो विंग्स वो किस चीज़ का था, वो था आपका वैक्स का बना हुआ, यानी वैक्स से या तो चिपका होगा या पूरा का पूरा वैक्स से बना होगा। तो यहाँ पे डेडलस जो फादर हैं इकारस के, उन्होंने बताया उसे क्या कि भैया इकारस ऐसा है कि आपको जहाँ भी उड़ना है उड़ लेना, लेकिन सन की तरफ नहीं जाना। तो अब यहाँ पे इकारस को यही बात समझ में नहीं आती है और वो क्या करता है, उड़ जाता है किधर, तो सन के साइड में। अब इसीलिए वो गिर जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो वैक्स से वो पिघलेगा और वो जो विंग्स बने हैं वो पिघल जाएंगे और नीचे गिर जाएगा, इसी के कारण उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टोरी था जिसको यूज़ करके यहाँ पे लिव्ड एट सन वो सेंटेंस यूज़ किया गया है। तो अब ये क्या है, इमेजिनेशन। अगर हम लोग पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो ये इमेजिनेशन, इमेजरी जो पोएटिक डिवाइस है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप। अब यहाँ पे क्यों वो जा रहे थे सन को पाने के लिए, ताकि वो जो सन है वो अपने फ्रेंड्स को, लविंग फ्रेंड्स को या जो भी हो उसे वो दे सके। ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अंडर, नॉट मतलब यहाँ पे क्या, नथिंग की बात की जा रही है। अब इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो कि वो कर सकते थे, मतलब जितने हद तक उनसे हो सकती थी, जो एक इंसान के तौर पे कोई कर सकता था, वो सारे काम उन्होंने किए। हैव आई लेफ्ट अंडन यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अब इन्होंने जितना चीज़ किया, या तो पिछले 1 साल में या उससे पहले का भी काम और अभी जो काम है उसे मिलाकर, एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप। तो यहाँ पे हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, तो खेती करना, और रीप मतलब फसलों को काटना, जो खेती के बाद कटती है। तो यही यहाँ पे एक हम लोग कहावत सुनते हैं कि क्या बोया और क्या पाया फसल के रूप में। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या बोया था इन्होंने और क्या पाया। ऑल्दो ही इज सेटिस्फाइड विद द पनिशमेंट विच ही इज गेटिंग। अभी जो पनिशमेंट उसे इस पैट्रियट को मिल रहा है वो सेटिस्फाई है। क्यों? क्योंकि इसे लगता है कि जो पब्लिक है वो फिकल माइंडेड है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो पब्लिक यहाँ पे इन लोगों को जो बताया गया है लीडर्स या किसी भी तरीके से, तो ये मिसअंडरस्टूड हो गई है, तो इसीलिए ऐसा इसके साथ कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब इन्होंने किया कुछ और इन्हें मिल कुछ और रहा है। तो अब यहाँ पे इकारस की एक बात और भी देख लेते हैं।
इकारस जो यहाँ पे सन तक गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग ओवर एम्बिशियस कहेंगे। क्या कहेंगे? ओवर एम्बिशियस, मतलब कि जितना एम्बिशन है उससे ज़्यादा वो पाना चाह रहा था, अपने फादर की बात नहीं माना, सोचा चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हो सकता है जो पैट्रियट है वो क्या है, ओवर एम्बिशियस हो गया। अब ओवर एम्बिशियस होना भी बहुत खतरनाक होता है, लेकिन यहाँ पे गलत काम किया है या नहीं ये हम लोगों को नहीं पता। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत अच्छे से इस सेंटेंस के थ्रू बता दिया कि हो सकता है वो गलत काम नहीं किया है। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज डन। अब ठीक 1 साल पहले उसका वेलकम हुआ था। अब यहाँ पे अब थर्ड स्टैंजा के बाद फोर्थ स्टैंजा में क्या हो रहा है इसके साथ ये देखा जाएगा, किस तरीके से इसे पनिश किया जा रहा है और किस तरीके से इसके साथ बिहेव किया जा रहा है, क्या पा रहा है ये बदले में, ये देखेंगे। तो फोर्थ स्टैंजा है, देयर इज नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, just a palsied few at the window set, for the best of the sight is all along at the shambles gate, or better yet by scaffolds very foot I trow। तो अब पहले जो कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, हार्ड वर्ड्स है, उसे समझ लेते हैं। पैल्सिड मतलब क्या, जो पैरालाइज्ड पर्सन है, जो बीमार हैं, एक तरह की डिजीज़ होती है उसकी बात कही जा रही है। और शैम्बल्स गेट, अब यहाँ पे शैम्बल्स गेट क्या है, तो फांसी घर, जो वहाँ पे फांसी दिया जाता हो वहाँ पे वो गेट जो बनता है, ठीक है, फांसी देने की जो जगह रहती है उसे शैम्बल्स गेट कहते हैं। अब यहाँ पे जो स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड क्या, तो इसे भी हम लोग कह सकते हैं कि काटने का जगह, ठीक है। शैम्बल्स गेट अलग है जहाँ पे एंट्री होती है, और ये इसका फॉल्ट जहाँ पे स्लॉटर किया जाता है, ठीक, या फांसी दी जाती है। और ट्रॉ मतलब बिलीव या थिंक, सोचना या विश्वास करना। तो अब चलिए देखते हैं कि इस स्टैंजा में क्या क्या बताया गया है। देयर इज नो बडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, मतलब कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया गया था कि हर बिल्डिंग पे, जहाँ पे जितने भी बिल्डिंग थे, जितने भी चर्च गेट थे, रूफ से, हर कोई वहाँ पे जो पैरेड है उसमें शामिल होने के लिए छत पे था। लेकिन इस बार कोई नहीं है, जस्ट पालसिड, मतलब जो बीमार लोग हैं वही विंडो पे बैठे हुए हैं जो चल फिर नहीं सकते। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज, अब ये बता भी रहे हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं है, पूरे बिल्डिंग पे क्यों नहीं है, ये भी कारण बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो साइट है, जो बेस्ट साइट है अभी पैट्रियट को देखने के लिए, वो कौन सा है, तो शैम्बल्स गेट। शैम्बल्स गेट यानी जहाँ पे उसको फांसी, जिस रास्ते, जिस बिल्डिंग में फांसी दी जाएगी, या तो वो गेट है, इससे अच्छा तो कोई जगह नहीं हो सकता, और बेस्ट सीन के तौर पे, बेस्ट साइट के तौर पे, और या तो जो स्कैफोल्ड्स फुट है, यानी कि जो जहाँ पे फांसी एकदम दिया जाएगा, ठीक, उसके तख्ते के नीचे वो जगह हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये समझना है कि क्या बताया गया है। अब पैट्रियट समझ रहा है कि उसका सिचुएशन क्या है, उसका जो परेड है वो कहाँ से कहाँ आ गया। फर्स्ट स्टैंजा में रोजेस थे और अभी क्या है, कुछ नहीं है, पूरा का पूरा खाली है। अब पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो राइमिंग स्कीम सेम है जो मैंने पहले आपको बताया, लेकिन यहाँ पे एजोनेंस और कॉन्सोनेंस भर भर के देखने को मिलेगा। एजोनेंस और कॉन्सोनेंस होते क्या हैं तो ये जान लीजिए। एजोनेंस ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि कई बार रिपीट होते हैं, एलिट्रेशन की तरह दोनों होता है, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस, लेकिन ये कहीं पे भी ऑकर कर सकता है। आपके एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वर्ड का वही, लेकिन यहाँ पे क्या है, कहीं पे भी आ सकता है जो अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे एजोनेंस जैसे आप देख सकते हैं, मैंने जितने भी जगह मार्क किया है वो ओ के नीचे किया है। तो इतने सारे जब ओ एक साथ आ रहे हैं तो वो क्या है, वोवेल
आ रहा है, और इस तरह के वोवेल को जो बार बार ऑकर करते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, एजोनेंस कहेंगे पोएटिक डिवाइसेस में। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे आपको और दिखा देते हैं एलिट्रेशन में क्या फ़र्क है। तो जैसे ए और ए यहाँ पे आ रहा है तो वर्ड के पहले आ रहा है फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही सेम है, लेकिन यहाँ पे आप जब ओ और ओ देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट नहीं है, वो बीच में भी ऑकर कर रहा है, तो इसीलिए इसे एजोनेंस कहेंगे। ठीक है। अब कॉन्सोनेंस की अगर बात करें तो कॉन्सोनेंस यहाँ पे जो फोर्थ लाइन है यहाँ पे टी कई बार ऑकर कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो एट में टी है, द में टी है, गेट में है, बेटर में है और येट में है। तो इतने बार जब आ रहे हैं ऐसे अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स आते हैं पोएट में तो वो या तो एजोनेंस कहलाएंगे या कॉन्सोनेंस। तो एजोनेंस क्या होता है, तो जो वॉवेल्स के तौर पे बीच में यूज़ होता है या कहीं पे भी, और अगर कॉन्सोनेंस है तो कॉन्सोनेंट से होगा। ठीक है, इतना बात आप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं फिफ्थ स्टैंजा। फिफ्थ स्टैंजा में क्या सोच रहा है पैट्रियट, तो बताता है आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स अ रूप कर्ट्स माई रेस्ट बिहाइंड। तो ये दो स्टैंजा, ये जो स्टैंजा है फाइव्थ एंड सिक्स्थ दोनों में इसका कंडीशन लास्ट में बताया जाता है क्या कर हो रहा है इसके साथ। तो ये जो बारिश हो रही है उसमें वो भीगते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे आप ऑप्टिमिस्टिक भी सोच सकते हैं और पेसिमिस्टिक भी सोच सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक कि रेन अच्छे के तौर पे अगर सिक्स स्टैंजा को हम लोग फॉलो करें तो, और फिफ्थ स्टैंजा को फॉलो करें तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, नेगेटिविटी ही आएगी। तो अब यहाँ पे जो उसके रोप है, जो रिस्ट है, इतने कस करके बांधे हुए हैं कि उनके वहाँ से ब्लीड कर रहा है वो। ठीक है, कट गया है। एंड आई थिंक बाय द फील ऑफ माई फोरहेड ब्लीड्स। अब यहाँ पे इनको लगता है, जो पैट्रियट है उसे लगता है कि उसका जो फोरहेड है, सर है, वो ब्लीड कर रहा है, खून निकल रहा है वहाँ से। क्यों निकल रहा है, तो यहाँ पे फॉर द फ्लिंग। फ्लिंग मतलब क्या, तो पत्थर फेंकना। फ्लिंग मतलब पत्थर फेंकना होता है, तो पत्थर जो फेंक के हैं उन्होंने उसके कारण। हुएवर हैज़ अ माइंड। तो अब ये पत्थर भी कौन फेंक रहा है, तो ये भी बता रहे हैं कि हुएवर हैज़ अ माइंड, मतलब जिसके पास दिमाग है वो पत्थर फेंक रहे हैं और उसके कारण उन्हें फील हो रहा है कि उसके फोरहेड से यानी सर से खून निकल रहा है। वाकई में फील नहीं, वाकई में ब्लड निकल रहा है। स्टोन्स एट मी फॉर माई ईयर्स मिस्टेक्स। मिस्टेक्स मतलब क्या, जो कर्म हैं, अच्छे कर्म नहीं हैं, कुकर्मों की बात कही जा रही है। मिस डन्स मतलब कि जो उन्होंने गलत काम गलत तौर पे किया, ऐसा जो लोगों को लग रहा है कि उनके नज़र में गलत हो, तो उसके लिए उन पे पत्थर फेंका जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइमिंग स्कीम सेम है। उसके बाद अगर पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो सटायर यूज़ किया गया है। सटायर किस सेंटेंस में, तो हुएवर हैज़ अ माइंड। तो माइंड है अगर है उन लोगों के पास, तो व्यंग यहाँ पे किया गया ना भाई, आयरनी यूज़ किया गया है कि अगर दिमाग है तो वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो। जैसे ही वो आए वैसे ही वो जा रहे हैं। इन ट्रिम्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, paid by the world, what those though oh me God might question now instead, it's God shall repay I am suffer so। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है, किस चीज़ का एक्सेप्टेंस, जो अभी पैट्रियट के साथ हुआ और उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है आयरनी के साथ, कि जो उसे सज़ा मिलना था, पनिशमेंट मिलना था, वो तो पूरे वर्ल्ड से मिल चुका है, पेड बाय द वर्ल्ड। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे गॉड शायद ही क्वेश्चन करे
क्योंकि जो क्वेश्चन करना था यहाँ के लोग, जो वर्ल्ड में एक्चुअल लोग हैं, उन्होंने क्वेश्चन कर लिया। तो इसलिए वो बताते हैं कि आई एम सेफर सो। तो अब शायद ही गॉड के पास वो फिर से वो सारी चीज़ें हो, जो पनिशमेंट यहाँ मिला शायद ही गॉड के पास मिले, इसीलिए अब वो गॉड के पास सेफ रहेंगे और वो मरना ही बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो ये पूरे स्टैंजा थी आपके 6th स्टैंजा तक, जिसमें कि आपका अगर 6th स्टैंजा में बात किया जाए तो फिलॉसफी एंड रिलीजियस आइडियाज़ के साथ आयरनी को यूज़ किया गया है। और ये भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से रोज़ पेटल्स जो था वो रोज़ पेटल्स किस चीज़ में चेंज हो गया, स्टोन्स में चेंज हो गया, है ना। तो ये हम लोग काफ़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये पूरे पैट्रियट पोएम में था। अब अगर किसी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताएं कि और क्या आपका रिक्वायरमेंट है। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड मैं कर दिया करूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're